हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे बिटवीन B9 को न्यूट्रिशन साइंस में B9 को हमें देखना है, फोलिक एसिड को देखना है। और फोलिक एसिड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट क्या है, फोलिक एसिड को पहले किन नामों से जानते थे और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में किन नामों से जानते हैं, उसके नाम में भी बड़ा कन्फ्यूजन है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके नाम के बारे में, देखेंगे कि पहले किस नाम से जानते थे, प्रेजेंट टाइम में किस नाम से हम इसे जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये होता क्या है, इसकी विशेषता, कुछ क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। इस पर अम्ल, ताप, क्षार, सूर्य के प्रकाश का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको देखेंगे हम। उसके बाद हमें देखना है इसके कार्य को, बिटवीन B9 फोलिक एसिड के कार्य को देखना है। आपको पता होगा कि जो लिकोवरम और सेट्रोवरम दो ऐसे तत्व हैं, फोलिक एसिड के ऐसे कारक हैं जिनका यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में, कैंसर की कीमोथेरेपी में इनका यूज किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बना था UGC नेट में। तो इस सारे पॉइंट को, मेन पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें यहाँ पे देखना है। हमें देखना है फोलिक एसिड के टाइप के बारे में। फोलिक एसिड 2 प्रकार का होता है, वो क्या क्या है और किस नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें कमी को देखना है, फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है। NTD होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये किस में होता है, क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। आपको पता है कि बिटवीन B9 की कमी से मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और इस एनीमिया में क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पहले से बता चुकी हूँ जितने भी डिसीज़ है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और फुल डिस्कस करना है। क्योंकि जो यहाँ पे जो हम विटामिन को देख रहे हैं तो ओनली फोकस हमारा जो है विटामिन पे रहेगा कि उसका कार्य क्या है, टाइप कितने हैं, इसकी कमी से जो रोग हो रहा है उसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर सकें। उसके बाद हम देखेंगे इसकी अधिकता से क्या होता है, इसका स्टोरेज कहाँ होता है, इसका उत्सर्जन कैसे होता है, सारे पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं सारा होम साइंस एजुकेशन के साथ, उन्हें वाइट बोर्ड पर एक नंबर शो हो रहा होगा 7891098851 पे आपको कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। और जल्द से जल्द अगर आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। तो अच्छे से हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखते चलना है। और जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उनको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगी। और अब पहले के PDF आप लोगों को मिल ही गए हैं, अब इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF में एक्स्ट्रा चीज़ों को भी मैंने ऐड किया हुआ है, जैसे इसके कार्य के बारे में जो पॉइंट यहाँ पे नहीं समझाना है, सिर्फ पॉइंट है जो आपके समझ में आ जाएगा, उसको भी मैंने ऐड किया है PDF में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब अपनी क्लास को देखते हैं। पहले तो हमें देखना है इसे कि इसे जो है पास्ट में किस नाम से जाना जाता था और फ्यूचर में किस नाम से जाना जाता है। इसमें बड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको पास्ट में चलना है, भूतकाल में देखना है। पहले देखना है कि किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है इसे बिटवीन BC, और आपने एग्जाम में नेम भी सुना होगा बिटवीन BC का, कि बिटवीन BC क्या है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, बिटवीन B9 फोलिक एसिड को ही कहते हैं। आपको बिटवीन M नाम से मिला होगा क्वेश्चन, आपको अल्फा बिटवीन 2 के नेम से क्वेश्चन मिला होगा, तो अल्फा बिटवीन 2 भी किसे कहते हैं आपको बताना है, बिटवीन B9 को कहते हैं। और इसे फोलेसिन नाम से भी जानते हैं। क्या है, फोलेसिन कहते थे। और क्या कहते हैं तो आपको बताना है, फोलिक एसिड तो अभी भी कहते हैं और पहले भी कहते थे, फोलिक एसिड। तो ये कुछ इसके पहले के नाम है, पहले के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था बिटवीन M क्या है, बिटवीन BC क्या है, अल्फा बिटवीन 2 क्या है, फोलेसिन क्या है, फोलिक एसिड क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पास्ट का नेम है इसका, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले क्वेश्चन बना भी है। ओके, अब हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम के नेम इसके क्या हैं, प्रेजेंट टाइम के इसके नेम क्या हैं, तो आपको बताना है इसे किस नाम से जानते हैं। पहला तो आ गया फोलिक एसिड,
नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और जो दूसरा पॉइंट है आपको बताना है फोलेसिन, तीसरा जो पॉइंट है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, अगला जो पॉइंट है केसीन विटामिन, ये इतने नेम है इसके प्रेजेंट के जो अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में, विटामिन B9 के। तो ये नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा, पास्ट के नेम को और फ्यूचर के नेम को, मतलब प्रेजेंट के नेम को। पास्ट का नेम है विटामिन B, विटामिन M, विटामिन अल्फा, विटामिन 2, फोलेसिन फोलिक एसिड है। और जो दूसरा पॉइंट है आपको बताना है प्रेजेंट का जो नेम है फोलिक एसिड है, फोलेसिन है, केसीन विटामिन है और लैक्टोबैसिलस विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी कुछ विशेषताओं को देखना है कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। पहला जो पॉइंट है आपको बताना है पीले रंग का होता है, जो विटामिन B9 है पीले रंग का चमक युक्त या फिर रवेदार होता है। कैसे होता है, विटामिन B9 पीले रंग का होता है, साथ साथ चमकदार भी होता है, चमकदार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन जो B9 है वो कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन B9 फोलिक एसिड कैसा होता है, पीले कलर का चमकदार रवेदार होता है। अगला है जल में अघुलनशील होता है, ये ठंडे जल में, कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ठंडे जल में या फिर गर्म जल में, तो यहाँ पे जान लीजिए आप लोग ये ठंडे जल में कैसा होता है, अंशतः घुलनशील होता है, मतलब कम घुलता है, अल्प घुलनशील होता है। ठंडे जल में या फिर जल में आपसे पूछा जाए ठंडे जल में या नॉर्मल जल, और उसके साथ साथ आपको यूज किया जाएगा सोडियम लवण में। अगर नॉर्मल जल दिया गया है, सिर्फ वाटर दिया गया है, तो उसके साथ सोडियम लवण को यूज किया जाएगा कि जल में घुलनशील है या अघुलनशील है, या सोडियम लवण में घुलनशील है या अघुलनशील है। तो आपको बताना है ठंडे जल दिया रहे या फिर जल दिया रहे, आपको बताना है जल में ये अल्प घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है। परंतु यहाँ पे बात किया जाए सोडियम लवण की, सोडियम लवण में क्या होता है, ये पूरा घुलनशील होता है, मतलब घुलनशील होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है आपसे ठंडे जल करके क्वेश्चन पूछा जाता है और गर्म जल करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है, ठंडे जल में अल्प घुलनशील है और गर्म जल में घुलनशील है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जल में अल्प घुलनशील है, बट सोडियम लवण युक्त सोडियम लवण में ये घुलनशील होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठंडा गर्म करके पूछा जाए या फिर जल या सोडियम लवण में पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगला जो पॉइंट है आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कैसा है इसका, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको बताना है सूर्य के प्रकाश में ये निष्क्रिय हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और सामान्य पाक विधि द्वारा भी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है, अगर सामान्य ताप पर भी इसे पका रहे हैं हम तो भी ये नष्ट हो जाएगा। क्या, विटामिन B9 मतलब फोलिक एसिड सामान्य ताप पर भी नष्ट हो जाएगा और सूर्य के प्रकाश में भी रहेगा तो भी नष्ट हो जाता है। अब इसके हम कार्य को देख लेते हैं कुछ। इसमें क्या है, RBC के निर्माण में भूमिका निभाता है, इसके कार्य को देख लेते हैं। ये तो कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जो है विटामिन B9 कैसा होता है, पीले रंग का चमकदार पदार्थ होता है। ये ठंडे जल में अल्प घुलनशील है बट गर्म जल में ये घुलनशील होता है। सोडियम लवण में घुलनशील होता है। सूर्य के ताप में भी ये निष्क्रिय हो जाता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में भी निष्क्रिय हो जाता है और सामान्य ताप पर अगर आप इसे पकाते हैं तो भी ये निष्क्रिय हो जाएगा। अगला पॉइंट देखना है हमें, इसके कार्य को देखना है। इसका कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कार्य को लेकर। तो आ जाते हैं कार्य को देखते हैं। और जितने भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 78919851 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपको हो रहा है वाइट बोर्ड पर।
क्योंकि अब जो है जो डेमो क्लास भी आपको मिल रही है या जो यूट्यूब पे जो तो फुल क्लास आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो पुराने वीडियो होते हैं वो खुद से ही डिलीट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास को। साथ में ही आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे PDF भी दिया जाएगा, तो सारी जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है, RBC के निर्माण में भूमिका निभाता है। इसका जो कार्य है वो क्या करता है, RBC के निर्माण में भूमिका निभाता है। शॉर्टकट में मैं आपको समझाती चल रही हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए। ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, PDF में फुल चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप समझ जाना। बट यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या काम है, समझाने का काम है, आपके माइंड में सेट करने का काम है कि इसका वर्क क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके टाइप के क्या है, इसकी कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी अधिकता से क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सारी चीज़ों को मैं समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएँ। ओके, तो आपको बताना है जो कार्य में है, RBC का जो कार्य है वो जो विटामिन B9 फोलिक एसिड का कार्य है, मुख्य कार्य है, वो क्या होता है, आपको बताना है RBC का निर्माण करना। और RBC होता क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। और ये क्या करता है, यह रक्त में पैराफायरिंग रिंग को बनाता है। रक्त में पैराफायरिंग रिंग बनाने में भी सहायक होता है। रक्त में क्या करता है, ये पैराफायरिंग रिंग का निर्माण करता है, पैराफायरिंग रिंग बनाता है। और अगला जो पॉइंट है, जो प्यूरिन के चयापचय में सहायक है, ये क्या है, प्यूरिन के चयापचय में सहायक है। क्या किसी को पता है कि प्यूरिन क्या है? प्यूरिन के चयापचय में सहायक है विटामिन B9 फोलिक एसिड। क्या किसी को पता है कि प्यूरिन क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, जो प्यूरिन है ये क्या है, ये फर्स्ट क्लास की प्रोटीन होती है। प्यूरिन क्या है, ये फर्स्ट क्लास की प्रोटीन होती है, हाई लेवल की प्रोटीन होती है, जिसे आप कहते हैं जंतु जगत से प्राप्त होती है। जो फर्स्ट श्रेणी में रखी गई प्रोटीन है या फिर जो हाई लेवल की प्रोटीन है वो जंतु जगत से प्राप्त होती है, जैसे मांस, मछली, अंडा, यहाँ से जो प्राप्त होने वाली प्रोटीन है उसी को आप क्या कहते हैं, प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, तो आपको बताना है ये फर्स्ट क्लास की प्रोटीन है। ओके, अगला जो इसका कार्य है आपको बताना है, विटामिन B9 या शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संपन्न करने में भूमिका निभाता है। आपको बताना है जो विटामिन B9 है ये आपके शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं को सही ढंग से करने में भूमिका निभाता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में भी भूमिका निभाता है। अगला जो कार्य है, न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में सहायक है। आपको बताना है जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो है क्या। न्यूक्लियोप्रोटीन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोटीन के चैप्टर में समझाया हुआ है कि न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है। पहले तो इसको हम तोड़ के देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, शो हो रहा है। आपको बताना है कि जो फोलिक एसिड है, विटामिन B9 है, इसका कार्य क्या है। तो आप बता रहे हैं न्यूक्लियर प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। बट क्या किसी को पता है जो न्यूक्लियर प्रोटीन है ये क्या है? तो आप बताओगे। जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास को ज्वाइन किए हैं, जो पेड क्लास लिए हैं, उनको सब कुछ पता होगा। आपको बताना है जो न्यूक्लियर प्रोटीन है ये क्या है। ये है संयुग्मी प्रोटीन। ये क्या है? तो आपको बताना है ये संयुग्मी प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन। और संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो आपको बताना है संयुग्मी प्रोटीन में एक तो प्रोटीन का तत्व होता है और एक अदर तत्व आके जुड़ जाता है, वही क्या कहलाता है, संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। आपको बताना है जैसे आप इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन की बात की गई है, तो जो न्यूक्लियो है, जो न्यूक्लियो है ये क्या है, ये अलग तत्व है। प्रोटीन तो प्रोटीन है ही,
तो इसी का ये जो है ये संयुग्मी प्रोटीन के अंदर आ जाता है। न्यूक्लियो क्या है, ये अलग तत्व है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन प्रोटीन ही है। आपको पता है संयुग्मी में क्या होता है, संयुग्मी प्रोटीन में एक प्रोटीन का तत्व होता है और एक अदर तत्व जुड़ा हुआ होता है, उसी को आप संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आप बताएंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो संयुग्मी प्रोटीन के अंतर्गत या संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अभी कार्य को ही देख रहे हैं तो कार्य को ही देखना है। ये फोलिक एसिड जो है विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण करता है। क्या करता है, जो फोलिक एसिड है विटामिन B9 जो है ये विटामिन B12 के साथ मिलकर क्या करता है, अस्थि मज्जा में, आपके अस्थि मज्जा में बोन मैरो में क्या करता है, RBC का निर्माण करता है। इस पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताना है जो विटामिन B9 है वो किसके साथ मिलकर, विटामिन B12। अब हम विटामिन B12 को पढ़ेंगे इसके आगे। तो विटामिन B12 के साथ मिलकर क्या कार्य करता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में जाकर RBC का निर्माण करता है। और बोन मैरो होता क्या है, तो आपको बताना है आपकी अस्थियों में जो गुद्देदार पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ये क्या हो गई, ये होगी हड्डी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे गुद्देदार जो रहता है, यहाँ पे ऐसे रहते हैं ना, बने हुए होते हैं, गुद्देदार पदार्थ होता है। और इसी में क्या होता है, RBC का निर्माण करता है कौन, फोलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर, विटामिन B9 विटामिन B12 के साथ मिलकर आपके बोन मैरो में अस्थि मज्जा में जाकर हड्डियां जो मतलब जब हड्डी के अंदर आप देखते हैं ना, हड्डी जो है आपकी हड्डी के अंदर यहाँ पे इस वाले भाग में इस टाइप की संरचना होती है। जो मांस वगैरह खाते हैं बच्चे और उनको ज़्यादा पता होगा कि ये जो है, और सबको पता होना चाहिए, ये तो एक नॉलेज वाली बात है ना। ये जो हड्डी के अंदर की संरचना, मतलब ये गुद्देदार होता है, इस टाइप की संरचना होती है, इसी को आप क्या कहते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा में ही जो विटामिन B9 है, फोलिक एसिड है, वो विटामिन B12 के साथ मिलकर RBC का निर्माण करती है। और RBC क्या है, रेड ब्लड कार्पोसिल्स होता है। ओके, सारी चीज़ें समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। RBC की परिपक्वता के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन की सहायता मतलब आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि RBC की परिपक्वता के लिए, परिपक्वता मतलब RBC परिपक्व हो, इसके लिए क्या आवश्यक है, तो आपको बताना है न्यूक्लियो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा, इसको भी नोट डाउन करिएगा और इसको भी नोट डाउन। मुझे लगता है कि मैं सारणी बना के जब पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। और लिखने का तो सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, बट बुक वाला लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो क्लास को ज्वाइन करना पड़ता है। आपके पास भी सारी चीज़ें हैं, बट वो उन चीज़ों को एक आसान तरीके से, आसान भाषा में समझना और समझाना क्या है। अगर आप समझ जाते हो बुक को आसान भाषा में तो वही चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाता है। बट आप जैसे एंटागोनिस्ट को ले लो, आप कोई सा भी बुक पढ़ लो, वहाँ पे एंटागोनिस्ट मिलेगा ही नहीं आपको, बट वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन कहाँ से क्या निकालना है ये समझना पड़ता है मेन। तो आपको बताना है जो RBC है, RBC की परिपक्वता के लिए, जैसे RBC अगर परिपक्व नहीं है तो RBC की परिपक्वता के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है न्यूक्लियो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, आपने समझ लिया, ये संयुग्मी प्रोटीन होता है जिसमें एक तत्व होता है प्रोटीन का, एक अलग तत्व ऐड होता है आगे, जिसे आप न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और जो न्यूक्लियो प्रोटीन है ये RBC की परिपक्वता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, अगला पॉइंट हम देखेंगे। ऐसे ही सारणी आप अपने नोट कर सकते हैं अपनी PDF में भी, मतलब अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें भी आप नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, विटामिन B9 जो है वो
डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B9 डीएनए के निर्माण में सहायक है। और डीएनए वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएनए क्या है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अभी तक 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं, तो तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। विटामिन B9 जो है फोलिक एसिड, वो डीएनए के निर्माण में सहायता करती है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई न्यूक्लियोटाइड होता है या फिर डाई न्यूक्लियो एसिड होता है। ओके, अगला जो पॉइंट है आपको बताना है डाई न्यूक्लियो एसिड। अगला जो पॉइंट है आपको क्या बताना है? जो ल्यूकोवरम होता है और सिट्रोवरम। ल्यूकोवरम का आप लोगों ने नाम सुना है, ल्यूकोवरम, और इसी के साथ आपने सिट्रोवरम का नाम सुना होगा। ये दोनों तत्व क्या हैं और इनका यूज कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यूजीसी नेट में। ल्यूकोवरम और सिट्रोवरम। ल्यूकोवरम क्या है और सिट्रोवरम क्या है? तो आपको बताना है ये जो है फोलिक एसिड के कारक हैं। ये दोनों क्या हैं? फोलिक एसिड के ही कारक हैं। और इनका यूज कहाँ किया जाता है? फोलिक एसिड के कारक हैं और इन दोनों का यूज किया जाता है कैंसर के केमोथेरेपी में। आपको बताना है कैंसर के केमोथेरेपी में इन दोनों तत्वों का यूज किया जाता है। आपसे नेट में यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में कैंसर के, तो आपको बताना था वहाँ पे ल्यूकोवरम और सिट्रोवरम। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ल्यूकोवरम और सिट्रोवरम किससे संबंधित है, किस विटामिन से संबंधित है, तो आपको बताना है विटामिन B9 फोलिक एसिड से संबंधित है और जिनका प्रयोग किया जाता है कैंसर के कीमोथेरेपी में। कैंसर होता क्या है? तो आपको बताना है कि कोशिकाओं का जाल होता है। कैंसर क्या है? कोशिकाओं का जाल होता है। और जो कीमोथेरेपी है इसमें किया क्या जाता है? कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? तो आपको बताना है इसमें जहरीले सांप के जो जहरीले सांप होते हैं उनके जहर को डाला जाता है ताकि जो स्टार सेल है वो क्या है उसको तोड़ने में मदद कर सके। आपको बताना है जो कैंसर है वो क्या है? तो आपको बताना है सिर्फ कोशिकाओं का जाल होता है। और क्या करते हैं कीमोथेरेपी में? तो आपको बताना है इसमें जहरीले सांप के जहर को डाला जाता है जहाँ पे कैंसर हुआ है ताकि जो बढ़े हुए जो स्टार सेल हैं उनको तोड़ने में मदद हो, मतलब वो टूट जाएं और जब वो टूटेंगे तो कैंसर ठीक होगा। ओके, तो कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए क्या यूज किया जाता है? आपको बताना है ल्यूकोवरम और सिट्रोवरम जो विटामिन B9 फोलिक एसिड के कारक हैं। आई होप कि सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगला पॉइंट देखेंगे और ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। अगला पॉइंट हमें देखना है फोलिक एसिड के प्रकार। फोलिक एसिड के प्रकार को तो बताना है आपको। जो फोलिक एसिड है वो 2 प्रकार का होता है। पहला तो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और जो दूसरा है वो क्या है? तो आपको बताना है संयुग्मी फोलिक एसिड, संयुग्मी फोलिक एसिड। ये क्या है? ये स्वतंत्र रूप है, ये स्वतंत्र रूप है। और जो संयुग्मी फोलिक एसिड है ये क्या है? इसमें एक अदर तत्व आके जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? टेट्राहाइड्रो प्लस ग्लूटानिक एसिड के साथ ये बना हुआ है। इसमें क्या है? टेट्राहाइड्रो प्लस ग्लूटानिक एसिड। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसको तो आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। संयुग्मी क्या है? जिसे कंजर्ड भी कहते हैं ना, जिसे कंजर्ड भी कहते हैं। तो आपको बताना है जो फोलिक एसिड है वो 2 टाइप का होता है। पहला तो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जिसे आप स्वतंत्र रूप कहते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप होता है। और दूसरा होता है संयुग्मी फोलिक एसिड जो क्या है? जिसमें 2 तत्व मिलकर बने हुए होते हैं। पहला क्या है? टेट्राहाइड्रो है और दूसरा है ग्लूटानिक एसिड। दूसरा क्या है? ग्लूटानिक एसिड है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, सब नोट डाउन करते हुए चलिए।
ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो विटामिन B9 है वो कितने टाइप का होता है, तो आपको बताना है 2 टाइप का होता है। पहला तो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो कि स्वतंत्र रूप है विटामिन B9 का, और जो दूसरा होता है संयुग्मी फोलिक एसिड। ये 2 तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला तत्व है टेट्राहाइड्रो और दूसरा है ग्लूटानिक एसिड। ओके, और इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको टाइप को देखना है। अब हम देखेंगे इसकी कमी का क्या इफेक्ट पड़ता है। जो NID जो रोग है वो क्या है, आपको देखना है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, और भी इसके कई इफेक्ट पड़ते हैं आपकी बॉडी पर, उसको हम देखेंगे। और अधिकता को देखेंगे कि इसकी अधिकता से क्या हानि होती है। उसके बाद हम सोर्स को देखेंगे, उत्सर्जन को देखेंगे। अभी सारे पॉइंट देखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपको कमी बताना है कि कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला तो आपको बताना है NID हो जाता है, NID, और NID का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये क्या है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये क्या है, तो आपको बताना है ये फोलिक एसिड की कमी से होता है। और किस में होता है, तो आपको बताना है ये बच्चों में होने वाला रोग है। बच्चों में होने वाला ये रोग होता है। और बच्चों में होता कब है, बच्चों में होने वाला रोग और गर्भावस्था के दौरान होता है। ये बच्चों में तो होने वाला रोग है, बट ये होता कब है, तो आपको बताना है ये गर्भावस्था के दौरान होता है। प्रेगनेंसी में ही बच्चों को हो जाता है अगर उनकी माता के अंदर विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी रही। क्या बताना है आपको, जो विटामिन B9 है फोलिक एसिड है उसकी कमी से NID हो जाता है। और NID का फुल फॉर्म है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसका इफेक्ट किस में पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। और ये कब होता है, तो आपको बताना है प्रेगनेंसी में ही हो जाता है बच्चों को। कितना ज़्यादा ये मतलब ध्यान देने की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में औरतों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, जो बेबी है उस पर। तो आपको बताना है जो फोलिक एसिड की कमी से NID जो हो रहा है वो बच्चों में होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और जो NID है वो क्या करता है, रीढ़ रज्जु पे इफेक्ट डालता है, जिससे बच्चे को रीढ़ रज्जु मतलब उनके पिछले भाग में घाव हो जाता है, जिससे बच्चे को चलने में, उठने में, दौड़ने में, बैठने में, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है। अभी हम इसको थोड़ा सा डीप जाएंगे, मतलब थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बट कुछ पॉइंट को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आपको पता है जो गर्भावस्था होता है, जो प्रेगनेंसी का स्टेज होता है वो 3 स्टेज में होता है। 3 स्टेजेस होते हैं इसके। पहले मंथ से लेकर मतलब 0 से लेकर 3 मंथ का होता है। उसके बाद आपको बताना है 3 मंथ से 6 मंथ का होता है, और 6 से 9 मंथ का होता है स्टेज। और इसी प्रेगनेंसी के स्टेज में क्या हो जाता है बच्चे में NID। और ये होता कब है, तो फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। 0 से लेकर 3 मंथ के बच्चे में, भ्रूण में जो है जो बच्चा है उसमें देखने को ये कंडीशन मिल जाती है। प्रथम 1 माह में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है हो जाएगा, मतलब यही प्रथम वाले चरण में देखने को मिलता है। और इसका जो फिक्स है वो क्या है, 1 मंथ में, 1 मंथ के अंदर ही बच्चे में ये NID जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेज है उसमें क्या है, अगर विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो NID हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो NID है ये बच्चों पर, जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, जो गर्भस्थ शिशु है उस पर क्या इफेक्ट डालता है NID। तो आपको बताना है पहला इफेक्ट तो ये गर्भस्थ शिशु के सिर पर डालता है। गर्भस्थ शिशु पर क्या इफेक्ट डालता है, तो आपको बताना है मस्तिष्क पर डालता है। उसके मस्तिष्क का विकास बाधित कर देता है, मतलब जो गर्भस्थ शिशु है, जो बेबी है, उसके मस्तिष्क पर इफेक्ट डालता है। उसकी मानसिक क्रियाओं जो प्रोसेस हो रहे हैं, उसका जो मस्तिष्क विकसित होगा, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, बच्चे का मस्तिष्क जो है वो विकसित नहीं हो पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। और जो दूसरा इफेक्ट डालता है ये किस पर डालता है, स्पाइनल कार्ड पर। स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड होता क्या है, रीढ़ रज्जु होता है।
रीढ़ रज्जु जो है इसके विकास को भी ये बाधित कर देता है। कितना बड़ा इफेक्ट जा रहा है बेबी पर। उसका पहली बात तो उसका जो मेन पॉइंट है मस्तिष्क जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल रखता है। तो एनआईडी में क्या होता है, जो बच्चे का मस्तिष्क है ना वही विकसित नहीं हो पाता है। और जो दूसरा पॉइंट है रीढ़ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, जिस पे आपकी पूरी की पूरी बॉडी टिकी हुई होती है, उसको भी विकसित नहीं करने देता है एनआईडी। तो मतलब बच्चा जो है एक तरीके से पूरी तरह से अपंग हो जाएगा। ना तो उसका मस्तिष्क विकसित है और ना ही उसका रीढ़ रज्जु विकसित हो पाएगा। ओके, तो ये दो इफेक्ट डालता है एनआईडी। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो एनआईडी है वो बच्चे के मस्तिष्क को विकसित नहीं होने देगा, उसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड को भी विकसित नहीं होने देगा। जो स्पाइनल कार्ड है उसे रीढ़ रज्जु हम कहते हैं। ओके, अब हमें देखना है एनआईडी के एक टाइप होता है। एनआईडी का एक प्रकार है जिसे आप क्या कहते हैं, स्पाइना नाइफिडा। और ये क्या करता है, जो स्पाइना नाइफिडा है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और एनआईडी का ही टाइप है स्पाइना नाइफिडा, जो बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। ये क्या करता है, स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करता है। जो स्पाइना नाइफिडा है ये रीढ़ रज्जु स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करता है। और क्या होता है उनके, मान लो कि ये बच्चा है, यहाँ पे छोटा सा में ये बच्चा है, ये इसका सिर वाला भाग है, ये इसके पैर वाला भाग है। तो क्या होगा, यहाँ पीछे इसके इफेक्ट डालता है, मतलब जो बच्चा है उसको चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होने लग जाती है। इस पीछे वाले भाग पर इसका इफेक्ट पड़ता है। स्पाइनल जो है रीढ़ रज्जु पर ही तो इफेक्ट डालेगा, तो पीछे ही तो होता है रीढ़ रज्जु, यहाँ पीठ वाले भाग में यहाँ पे होता है। तो आपको बताना है कि पीछे वाले भाग पर इफेक्ट डालता है, जिससे क्या होता है, बच्चे को चलने में, बैठने में, खड़े होने में, सारी चीज़ में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यहाँ पीछे वाले भाग पे उसके घाव देखने को मिलता है। स्पाइना नाइफिडा में जो रीढ़ रज्जु पर इफेक्ट डालता है, जिससे चलने में, बैठने में, उठने में, हर एक चीज़ में बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है। अब अगला जो पॉइंट है, हमें अगला पॉइंट देखना है। ये भी समझ आ गया होगा सबको, और पीडीएफ में और अच्छे तरीके से लिखा गया है सारी चीज़ें, और यहीं पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे बताती चल रही हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी कमी से हो जाता है क्या होता है, तो आपको बताना है मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है फोलिक एसिड की कमी से। ये तो कमी आप देख ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा। और इसमें क्या होता है, तो आपको बताना है जो आरबीसी है, इसमें आरबीसी का आकार जो है, आकार तो बढ़ जाता है, बट इसकी जो क्रियाशीलता है ये खत्म हो जाती है। आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ने के साथ साथ क्रियाशीलता भी बढ़नी चाहिए, बट क्रियाशीलता क्या है, समाप्त हो जाती है। यही होता है मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया में। अब जब एनीमिया का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो आरबीसी है उसका आकार बढ़ जाता है, लेकिन जो क्रियाशीलता है वो प्रभावित होती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया में। फोलिक एसिड की कमी से अवशोषण प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला पॉइंट है, जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, मतलब अवशोषण पर भी प्रभाव डालता है विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी का। आपको बताना है इसका जो अगला पॉइंट है, पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है। और जब पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपको कमज़ोर हो जाने से आपको डायरिया की शिकायत हो जाती है, डायरिया हो जाता है। विटामिन B9 कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है देख रहे हैं आप लोग। पाचन शक्ति इससे कमज़ोर हो जाती है और पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये सारे पॉइंट क्लियर। आपने देखा जो एनआईडी है सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट उसका पड़ता है, उसके बाद मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया का पड़ता है, डायरिया हो जाती है, आपके अवशोषण पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं विटामिन B9 के। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है इसकी अधिकता से क्या इफेक्ट पड़ता है।
अधिकता को हमें देखना है। पहले तो हमें देखना है इसके अधिकता से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, विषाक्तता हो जाती है, टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है आपकी बॉडी में, विषाक्तता, एसिड बनने लगता है, मतलब टॉक्सिन हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, विषाक्तता की प्रॉब्लम देखने को मिलती है अधिकता से। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है। जैसे आपने देखा था मैंने बताया था ना विटामिन B5 में, उसके बाद आपने 6 में देखा, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉलिक एसिड में। फॉलिक एसिड में क्या होता है, फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है, तो आपको बताना है एमिनोपेप्टेरिन, एमिनोपेप्टेरिन। ये क्या है, ये है विटामिन B9 का एंटागोनिस्ट, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हमें देखना है स्रोत को। अब थोड़े से पॉइंट रह गए हैं, बाकी अपना क्लास जो है ये समाप्त होने वाला है। अब मैं एक बार बात कर लेती हूँ आप लोगों से, जितने भी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये बात है कि आप 7891098851 पे कॉल या मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो बात करते हैं स्रोत। स्रोत क्या होता है आपको बताना है, सूखा ईस्ट, अनाजों का छिलका, सूखा ईस्ट, अनाजों का छिलका, उसके बाद आपको बताना है मांस, मछली, अंडा, इन सारी चीज़ों को आपको यूज करना है कहाँ, तो आपको बताना है अपने भोजन में। ये तो हो गए इसके स्रोत। कुछ पॉइंट और हमें देखने हैं। अगला जो पॉइंट है, इसका अवशोषण कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत से रक्त में। कहाँ होता है, छोटी आंत से रक्त में होता है इसका अवशोषण। और विसर्जन आपको देखना है, इसका विसर्जन कैसे होता है, तो मल और मूत्र द्वारा इसका विसर्जन हो जाता है। दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, फोलिक एसिड का चयापचय जो होता है किस विटामिन की कमी से प्रभावित होता है, तो आपको बताना है विटामिन सी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो क्या प्रभावित होगा, फॉलिक एसिड का चयापचय प्रभावित होगा। कहने का मतलब है अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो फॉलिक एसिड का चयापचय नहीं हो सकता है। ओके, तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग PDF ज़रूर लें, क्लास को ज्वाइन करें, उसमें और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा आपको, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। और जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं सारा होम साइंस एजुकेशन के साथ, उनके लिए 987891098851 पे कॉल या मैसेज करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ओके।